नमस्कार। आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़। मिलेनियम न्यूज़ में हम खबरों का विश्लेषण करते हैं तथ्यात्मक आधार पर। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्व की खबरें। नंबर 1, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा के बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट। पहली लिस्ट बन चुकी है। 55 कैंडिडेट के नाम फाइनल हो चुके हैं। वो जो नाम फाइनल हुए हैं उनकी हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस विधानसभा से कौन से कैंडिडेट हैं। दूसरा, हम एक विश्लेषण करेंगे कि आज की तारीख में हुड्डा जी और बीजेपी इन दोनों का एक कंपैरिजन करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है। और तीसरा, हम बताएंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आने के बाद रातों रात एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल बदल गया है और नए आंकड़े क्या हैं। मिलेनियम न्यूज़ में आप देख रहे हैं विश्लेषण हुड्डा जी का और बीजेपी के परफॉर्मेंस का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था 2004 में, तो कांग्रेस के विधायक थे 67 विधायकों के साथ ये मुख्यमंत्री बने। 5 साल इन्होंने सरकार चलाई और 5 साल के बाद 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस के विधायक थे 40। उसके बाद इनके नेतृत्व में फिर चुनाव हुआ और चुनाव जब फिर से हुआ तो जो संख्या हुई वो 40 से घट के हो गई 15, यानी आधे से भी और कम। पहली बार जीते तो लगभग उसका 50% आधा कम हो गया। फिर एक टर्म पूरा किया, उसके बाद और फिर आधा कम हो गया, यानी 1/4 स्टेज पे आप ले आए। 15 आपके एमएलए रहे, आपको 67 मिले थे जब कमान सौंपी गई, तो 15 × 4 60, 15 चौके 60, यानी आप जो है एक ऐसी पार्टी जो आपको बहुत मजबूत स्थिति में सौंपी गई थी उसको आप इस स्तर पे लेके आए कि आप 4 गुना जो है आपने उसकी पावर को, उसकी संख्या को, एमएलए की संख्या को कम किया। ये आपकी परफॉर्मेंस है। और जब आप जो है अपने विधायकों को 15 की संख्या पे ले आए, तब जो है पहली बार एक पार्टी का हरियाणा में उदय होता है जिसकी सरकार बनती है, और वो पार्टी है बीजेपी। बीजेपी के 47 विधायक जीत कर आए और पहले मर्तबा बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बनाई। उसके बाद फिर चुनाव हुए और फिर जब चुनाव हुए तो जो 47 विधायक थे वह विधायक रहे 40, यानी 7 कम हुए। हुड्डा जी के कितने कम हुए? उनके पहली बार में आधा कम हो गए, फिर और आधा कम हो गए, यानी 4 गुना कम हो गए। और खट्टर जी के कितने कम हुए कि 47 थे, 47 से 40 आ गए। और ये भी जो 7 विधायक कम हुए उसमें कुछ 8 से 10 टिकट वितरण ऐसा हुआ जो गलत हुआ, और उसकी वजह से जो है उनके जो है 10 विधायक कम रहे। तो एक तरह से यदि कंपैरिजन किया जाए, आज की डेट में आप किसी से भी पूछो, खासकर हम हरियाणा के अंदर जब फील्ड में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई हरियाणा में हुड्डा जी बड़े नेता हैं या खट्टर जी बड़े नेता हैं, तो हर कोई कहता है हुड्डा जी बड़े नेता हैं। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस के आधार पे एक विश्लेषण करते हैं तो हम आपको स्कोर बता रहे हैं, हुड्डा जी का आपको स्कोर बता रहे हैं, और हम आपको बीजेपी का या खट्टर जी का स्कोर बता रहे हैं। हुड्डा जी का अब आप कितने मार्क्स देंगे? ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस हमने आपको बताया कि वो 67 से 40 पे आए, 40 से वो 15 पे आ गए। उसके बाद हमने आपको खट्टर जी का बताया कि खट्टर जी जो है वो 47 से 40 पे आए। ठीक है, और अभी का जो विश्लेषण है, अभी किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पहली लिस्ट फाइनल हुई है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। ये लिस्ट आधिकारिक रूप से अभी अनाउंस नहीं की गई है, और हमें जो मुहैया हुई है ये लिस्ट, ये वायरल हो रही है नेट पे, और हमारी जो टीम है, हमारी टीम ने नेट के आधार पे इसका विश्लेषण किया है। इस लिस्ट में जो नाम है वो आपको बताएंगे। उससे अलग जो है हमने सोशल मीडिया, लोगों के सोशल मीडिया को स्टडी करके
और एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके ये बताया है कि ये जो कैंडिडेट्स की लिस्ट हुई है, इससे हरियाणा में ताज़ा स्थिति क्या हो गई है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हरियाणा का जो एग्जिट पोल आज की स्थिति में है, आज की डेट में है, जो 55 कैंडिडेट्स की लिस्ट वायरल हुई है बीजेपी की, उसके बाद जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, उसके आधार पर हम आपको हरियाणा की कैंडिडेट्स की एग्जिट पोल की स्थिति बता रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिए कि हरियाणा में क्या होने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी के 38 से 42 एमएलए जीत के आ सकते हैं इस बार। ये जो आपको हम लोग ओपिनियन पोल बता रहे हैं, इसका जो आधार है वो इस तरह से है कि इसके अंदर हमने कुछ एआई की मदद ली है और कुछ हमने ऐसे लोगों की मदद ली है जिनकी समझ बहुत है, जो वोटर्स के मिजाज को जानते हैं, उनकी मदद से जो हमने सर्वे तैयार किया है हरियाणा का आज की स्थिति को देखते हुए, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आज की स्थिति में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है। तो यदि हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है वो 38 से 42 सीट जीतने वाली है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस जो है पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस को क्या मिल रहा है? कांग्रेस को 32 से 36 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और कांग्रेस पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस चुनाव में हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि कांग्रेस जो है 32 से 36 सीटें जीत रही है। यदि हम बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, आज़ाद उम्मीदवार की, तो हमारे एग्जिट पोल के सर्वे के अनुसार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 8 से 11 इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतने की स्थिति में हैं। यदि हम बात करें इनेलो की, तो इनेलो पार्टी पहले से मजबूत हुई है और इनेलो इस समय 1 से 3 सीट इस विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। जी हाँ, इंडियन नेशनल लोक दल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी 1 से 3 सीटें इस चुनाव में जीत सकती है। और हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री यदि दुष्यंत जी की हम बात करें, तो दुष्यंत जी की पार्टी भी इस चुनाव में 0 से 2 सीटें प्राप्त कर सकती है। जी हाँ, 0 से 2 सीटें दुष्यंत जी की पार्टी इस चुनाव में जीत सकती है हमारे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के अनुसार। और बीएसपी की यदि हम बात करें, मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है, उसको भी इस बार हरियाणा के अंदर 0 से 1 सीट प्राप्त हो सकती हैं। बीएसपी का भी इस चुनाव में खाता खुल सकता है और उसको 0 से 1 सीट मिल सकती है। हालांकि बीएसपी का और जो है इनेलो का गठबंधन है, लेकिन यदि दोनों को मिला लिया जाए तो इनेलो को 1 से 3, बीएसपी को 0 से 1। और यदि हम जेजेपी की बात करें तो उसने भी गठबंधन किया है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है इस गठबंधन में। और जेजेपी जो है, जिसकी पिछले चुनाव में 10 सीटें थी, वो 0 से 2 सीटों पर सिमट सकती है। तो ये है ताज़ा स्थिति। अब आप समझ सकते हैं कि इस वोटिंग के अनुसार, इस रिजल्ट के अनुसार किसकी सरकार बनेगी और आने वाले समय में हरियाणा में क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट नज़र आ रही है कि हरियाणा जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत स्थिरता वाली स्थिति में नहीं होने वाला है। यदि हम बात करें कि क्या रहेगी कंडीशन, यदि यही आंकड़े आते हैं तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट बीजेपी के साथ जाएं और कुछ और पार्टी भी बीजेपी का समर्थन कर सकती हैं। वो हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। अब हम आपको बताते हैं कि बादशाहपुर से बीजेपी के कैंडिडेट कौन हैं और गुड़गांव से बीजेपी के कैंडिडेट कौन हैं। साथ में ही हम आपको पूरे हरियाणा के जो नाम फाइनल हुए हैं और जो लिस्ट वायरल है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बादशाहपुर से राव नरवीर का टिकट कंफर्म हो गया है। राव नरवीर सिंह, इनका बादशाहपुर से टिकट कंफर्म हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया
कि जो बीजेपी है, बीजेपी इस बार 38 से 42 सीट जीत रही है। इस 38 से 42 सीट के अंदर भी हम आपको दो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, यानी लोकसभा के दो कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आपको डिटेल बताने वाले हैं। पहला है गुरुग्राम या गुड़गांव और दूसरा है हिसार। गुड़गांव में बीजेपी 6 से 7 सीट जीत सकती है। 6 से 7 विधानसभा के अंदर बीजेपी जीत सकती है। गुड़गांव सिटी की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है हमारे सर्वे के अनुसार। बादशाहपुर सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है हमारे सर्वे के अनुसार। सोहना सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है हमारे सर्वे के अनुसार। पटौदी सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है हमारे सर्वे के अनुसार। रेवाड़ी और बावल, ये दोनों सीट भी बीजेपी जीत सकती है। लेकिन नूंह में बीजेपी के लिए समस्याएं हैं, पुन्हाना में भी बीजेपी के लिए समस्याएं हैं और फिरोजपुर झिरका में भी बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल वाले हालात हैं। तो हमारा जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि गुड़गांव की 9 विधानसभा में बीजेपी 5 से 6 सीट जीत सकती है। दूसरा हमारा एग्जिट पोल है हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें 7 सीट आती हैं। यदि हम हिसार की 7 सीटों की बात करें तो हिसार में 4 से 5 सीट जीत सकती है। जी हाँ, पहले से डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के एमएलए रहे हैं और अभी इस बार वहाँ से सावित्री जिंदल जी को टिकट मिल रहा है। अभी हम लोग किसी भी टिकट की पूर्णतः पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं हमें ऐसे लगता है कि ये इसको आप सच्चाई के बहुत करीब मान सकते हो। ये वो नाम हैं जो लगभग फाइनल हो चुके हैं। तो हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के ही एमएलए हैं, लेकिन इस बार वहाँ से सावित्री जिंदल जी को टिकट दिया गया है, उनका टिकट कंफर्म हो चुका है और उनकी जीत भी तय लग रही है अभी जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार। दूसरा है आदमपुर। आदमपुर से भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। जी हाँ, आदमपुर से भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। भव्य बिश्नोई सिटिंग एमएलए हैं आदमपुर से और इस बार भी उनके जीतने की प्रबल संभावना है। तीसरा जो सीट है हिसार में वो है उकलाना। उकलाना से उम्मीदवार बनाया गया है अनूप धानक को और यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। कुमारी शैलजा जो हैं उनका पैतृक गांव यहीं पास में ही है और उनके होल्ड की वजह से यहाँ पे कांग्रेस मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। कांग्रेस के नरेश शेलवाल यहाँ से पहले एमएलए रह चुके हैं और यहाँ पे मुकाबला कड़ा है। तो अनूप धानक जी को कड़ी टक्कर मिल सकती है कांग्रेस कैंडिडेट से और कांग्रेस कैंडिडेट उकलाना से जीत भी सकते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आई हैं उनके अनुसार। उससे अलग हम आपको बताएं नारनौंद की। नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता नारनौंद से, वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु का वहाँ से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना तय है और इस बार कैप्टन अभिमन्यु वहाँ मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि ये जो सीट रही है ये इनेलो या जेजेपी के गढ़ की सीट रही है एक तरह से। यहाँ पे राम कुमार गौतम पिछली बार जीते थे जेजेपी की टिकट पर, उससे पहले सरोज मोर जीती थी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर और उससे भी यदि पहले की बात की जाए तो पंडित राम भगत शर्मा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा चौटाला जी के समर्थन से इंडिपेंडेंट जीते थे। लेकिन जब से चौटाला परिवार में विभाजन हुआ है तो नारनौंद हलके के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और इस समय कैप्टन अभिमन्यु वहाँ मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं और उनकी जीत को आप एक तरह से निश्चित मान सकते हैं जो स्थिति अभी हैं, यदि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है तो। हांसी में भी बीजेपी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। बरवाला के अंदर एक टफ मुकाबला हो सकता है और हो सकता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पे इस सीट को जीत जाएं। यानी बरवाला की जो सीट है वो हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। उकलाना की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है और एक यहाँ पे और हॉट सीट है, वो सीट है उचाना।
उचाना जो सीट है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार भूतपूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, वो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। और यहाँ से जेजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं दुष्यंत चौटाला। और यहाँ पर बहुत से चांसेज हैं इस बार मत विभाजन के, जिसका फ़ायदा हमें बीजेपी के कैंडिडेट को होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उचाना की जो स्थिति है वहाँ से दुष्यंत चौटाला इस बार जीतते हुए दिखाई नहीं प्रतीत हो रहे हैं, और यही स्थिति वहाँ से बृजेंद्र सिंह की है। तो हिसार की जो 7 विधानसभा हैं उनमें 4 से 5 पर बीजेपी की बढ़त अभी हमें दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। अभी आपको मैं बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर किस विधानसभा सीट से किसको उम्मीदवार बनाया गया है। ये जो हम आपको नाम बताए हैं ये लगभग कंफर्म हैं। ये वो लिस्ट है जो फाइनल हो चुकी है और इंटरनेट पर वायरल भी हो रही है। आप इसको इंटरनेट से आप खुद भी इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम कैंडिडेट्स की बात करें तो हम बात करते हैं बादशाहपुर से। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह का टिकट कंफर्म हो गया है इंटरनेट के रिसोर्सेज के अनुसार। राव नरवीर सिंह हो सकते हैं बादशाहपुर से कैंडिडेट। दूसरी सीट है डबवाली। डबवाली से आदित्य चौटाला जी को टिकट दिया गया है, वो फाइनल कैंडिडेट हैं बीजेपी के। यदि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है तो यही नाम फाइनल होने वाले हैं। तो डबवाली से हैं आदित्य चौटाला जी। यदि हम बात करें एलनाबाद की तो एलनाबाद से मीनू बेनीवाल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं इस वायरल लिस्ट के अनुसार। हिसार से सावित्री जिंदल उम्मीदवार हैं। लाडवा हलके से नायब सिंह सैनी उम्मीदवार हैं। लाडवा से नायब सिंह सैनी उम्मीदवार हैं। मुलाना से राजवीर सिंह उम्मीदवार हैं। पिरथला से नैनपाल रावत उम्मीदवार हैं। रादौर से श्याम सिंह उम्मीदवार हैं। और रानिया से रणजीत चौटाला जो अभी मंत्री भी हैं, जो पहले निर्दलीय विधायक थे, फिर बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद उनको हिसार से उम्मीदवार बनाया गया लोकसभा में और एक नज़दीकी मुकाबले में वो चुनाव हार गए थे, उनको रानिया से उम्मीदवार बनाया गया है। रानिया के बाद हम बात करते हैं उकलाना से अनूप धानक उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार जेजेपी की टिकट पर चुनकर विधायक बने थे। उनको बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है उकलाना से, और यहाँ पे मुकाबला कड़ा होने वाला है। उकलाना के बाद हम बात करते हैं नीलो खेड़ी की। यहाँ से भगवान दास जी को उम्मीदवार बनाया गया है और भगवान दास जी बीजेपी के लगभग फाइनल कैंडिडेट हैं। यदि हम बात करें नरवाना की, नरवाना जो कि रणदीप सुरजेवाला या उनके फादर शमशेर सुरजेवाला उनके प्रभाव की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, या फिर जब चौटाला साहब की पार्टी अपने सत्ता में थी उस समय में चौटाला परिवार की भी इसको सीट कहा जाता था। इस पार्टी से रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं और इनको भी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। ये वो नाम हैं जिनके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें टोहाना की तो टोहाना से नरेश बंसल, अटेली से आरती राव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी की पुत्री हैं और अटेली से इनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। हम अगर बात करें नूह से तो नूह से जाकिर हुसैन कैंडिडेट हैं। कालका से लतिका शर्मा, सोनीपत से निखिल मैदान में उतारा गया है और सफ़ीदों से बच्चन सिंह आर्य, पंचकुला से ज्ञानचंद आर्य, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला सिटी से असीम गोयल, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, थानेसर से सुभाष सुधा, करनाल से अरविंद शर्मा वो सांसद जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को पिछले चुनाव में हराया था और इस बार वो जो है दीपेंद्र हुड्डा से चुनाव हार गए, उनको करनाल से टिकट दिया जा रहा है हमारे रिसोर्सेज के अनुसार। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये भी उठती है कि करनाल से तो सीएम नायब सिंह सैनी है,
बेसिकली करनाल जो सीट थी वो सीएम खट्टर साहब की सीट थी, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, और उनके ही रिक्त हुई सीट पर नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा था और वो सीएम बने थे। लेकिन यदि उनके हलके की बात की जाए तो वो जो है आने वाले समय में लाडवा हलका उनका हलका होने वाला है, और यहाँ पर अरविंद शर्मा जी के अनुभव और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह को देखते हुए उनको कैंडिडेट बनाया गया है। यदि उससे अलग हम बात करें घरौंडा की, तो वहाँ से हरविंदर कल्याण जी उम्मीदवार हैं, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा जी उम्मीदवार हैं, राई से पंडित मोहनलाल बड़ौली उम्मीदवार हैं, जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उम्मीदवार हैं, सिरसा से गोपाल कांडा को बीजेपी का टिकट दिया जा रहा है, और या फिर बीजेपी यहाँ पर गोपाल कांडा को पूर्ण रूप से समर्थन कर सकती है। सिरसा की स्थिति अभी ये है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई फाइनल कैंडिडेट हैं, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु फाइनल कैंडिडेट हैं, हांसी से विनोद भ्याणा जी फाइनल कैंडिडेट हैं, लोहारू से जेपी दलाल, नलवा से रणवीर गंगवा, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा। किलोई से जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से कृष्णमूर्ति हुड्डा को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और बड़ी ही जुझारू प्रवृत्ति के उम्मीदवार हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, उनको उम्मीदवार बादली हलके से बनाया गया है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है। बावल से डॉक्टर बनवारी लाल जी को उम्मीदवार बनाया गया है। कोसली से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। और अब बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव जो कि बहुत ही हॉट सीट थी, गुड़गांव से कैंडिडेट बनाया गया है मुकेश शर्मा। यदि हम बात करें सोहना की, तो सोहना से संजय सिंह जी का टिकट कंफर्म है। पलवल से दीपक मंगला को उम्मीदवार बनाया गया है, और होडल से जगदीश नायर जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये जो आपको कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है, ये इंटरनेट पर वायरल लिस्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और PR न्यूज़ भारत इन सब का रिसोर्सेज रहा है हमारी जानकारी के लिए। इससे अलग जो है, रातों रात हरियाणा का मिजाज बदल गया है बीजेपी की पहली लिस्ट वायरल होते ही। तो अभी जो स्थिति है प्रदेश की, वो स्थिति ऐसी है कि प्रदेश के अंदर किसी की भी सरकार स्पष्ट बहुमत से नहीं बन पा रही है। यदि आज की स्थिति के अनुसार जो हमने आंकड़े बताए हैं, उसके अनुसार कोई भी एक पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यदि हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी की पिछले चुनाव में 40 सीटें थी। बीजेपी की पिछले चुनाव में 40 सीटें थी, और इस बार जो है हमारे सर्वे के अनुसार बीजेपी उन 40 में से 32 सीटें जीत रही है। जी हाँ, उन 40 में से जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 8 सीटों का और नुकसान हो सकता है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी को फ़ायदा भी हो रहा है। बीजेपी को करीब करीब 10 से 12 सीट का फ़ायदा हो रहा है। वो फ़ायदा बीजेपी को दूसरी जगह से हो रहा है, जिसमें बादशाहपुर से भी एक कैंडिडेट उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। उससे अलग जो है, तो शाम से श्रुति चौधरी हैं, उनकी भी जीत की प्रबल संभावनाएं हैं। और कुछ दूसरे कैंडिडेट्स हैं कि जिनके आने से और जिनका सही टिकट वितरण होने से बीजेपी को इस बार 12 सीटों का एक तरह से फ़ायदा होगा। यानी जो जीती हुई 40 सीटें हैं, उनमें से 8 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन 10 से 12 सीटों का फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस तरह से बीजेपी को 38 से 42 सीट मिल सकती हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर रहेगी बीजेपी। और कांग्रेस भी इस बार पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो ये आंकड़े हमने आपको बताइए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमारे इस सर्वे से या इस ओपिनियन पोल से या हमारी इस राय से आप कितने सहमत हैं? आप कमेंट कीजिए, लिखिए, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम आपको इस तरह के विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।